बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 27 दिसंबर लाड़काना में हर साल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जाती है। इस बार कोरोना के बावजूद ये जलसा मुनक्किद हुआ। वैसे तो ये पीडीएम का जलसा नहीं था, मगर इस वक्त चूंकि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है तो कल जलसे में तमाम जमातों ने इसमें शिरकत की। मगर अहम बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान इसमें मौजूद नहीं थे, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि पीडीएम में इख्तिलाफात शदीद हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे देने पर भी अभी अवाम मौजूद है और पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर रही है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की जानिब से नेशनल ग्रैंड डायलॉग की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन ने वही बातें दोहराई कि 31 जनवरी तक हुकूमत को जाना होगा, वरना इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे। उधर हुकूमत इन तमाम मामलात को लेकर बहुत पुरएतमाद नजर आ रही है। इत्तलात ये भी है कि पीडीएम में दूरियां बढ़ाने के लिए वुज़रा को टास्क दे दिया गया है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे आज के अपने शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेहमानों को तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद है शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और JUIFA से हमें कारी उस्मान साहब ने ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहिदा, सबसे पहले तो ये कि 27 दिसंबर जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो बरसी का दिन है, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म और बड़ी दिलेर खातून, बड़ी अजीम शख्सियत, वालिद की उन्होंने फांसी देखी, भाइयों का कत्ल देखा, माँ पर तशद्दुद देखा, जमहूरियत की अलमबरदार आमिरों के सामने डट गई। एक ऐसी पीपल्स पार्टी को वो चला रही थी जो उनके वालिद की जमात थी। अब ये जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रहे हैं, जिसको हाईजैक किया गया कल, जो कि एक आम परसेप्शन जा रहा है कि कल पीडीएम ने इसको हाईजैक किया, आप इस पे क्या तबसरा देंगे? बहुत शुक्रिया शादिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये जिस अजीम हस्ती की कल बरसी थी, तेज़ीम बरसी, हाँ, सब उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए हर साल गड़े खुदा बक जाते हैं। और जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वहाँ उनकी पूरी ख़ानदान जो है उसने जमहूरियत के लिए जो नामसाइद हालात का मुकाबला किया, बल्कि अपनी जानें भी जमहूरियत के लिए वार दी। हमने खिराज अकीदत पेश करते हैं और हर साल जाते हैं। ये खालिसतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम था और इसको देखा कि आपने जालियां उसके अंदर, तो आप यकीन कीजिए कि हमारे यूथ, PSF और दीगर लोग वहाँ पर पैदल गए हैं, बहुत से बड़े काफिले। और उसके अलावा वहाँ पे आपने देखा होगा कि जाले अकीदत में नंगे पाँव जाकर अपने लीडरान को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जहाँ तक आपने कहा परसेप्शन हरगिज ऐसा नहीं। परसेप्शन ये है कि जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहा करती थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, कल उसकी फतह हुई है। और आपने देखा कि वो लोग जो सारी जिंदगी मुखालफत करते थे, कल वो भी वहाँ पहुंचे, उन्होंने भी खिराज अकीदत पेश की। तो इसी को जमहूरियत कहते हैं, इसी को कहते हैं कि डायलॉग के जरिए आप अपने आप को, और मैं समझती हूँ कि बीबी का जो नजरिया था कल उसको फतह हुई है। तो आप कल हमने तमाम पॉलिटिकल जमातों को जो अपोजिशन के हमारे साथ चल रही हैं पीडीएम में, उनको दावत दी और हम सबके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस जलसे में ना सिर्फ शिरकत की, उनको पहुंच के मोहतरमा को, तमाम शहदाओं को खिराज अकीदत पेश किया और तजदीद अहद की कि जो जमहूरियत के लिए जो लफ्ज़ें हुई हैं, जो खता हुई है, उसको अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाए और इस मुल्क में आवाम के लिए, इंसान के हकूक के लिए, आवाम के राइट्स के लिए। सवाल तो ये पूछा जा रहा है शायदा, सवाल ये पूछा जा रहा है कि कल मरियम नवाज साहबा ने जो तकरीर की थी, तो वो तो खराज अकीदत तो कम नजर आ रहा था बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के लिए, बल्कि वो वही आपने देखा कि सेलेक्टेड को, सेलेक्टर को और फलाने को और इसी तरह की धमकियां चलती रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि जो कल तक बेनज़ीर शहीद को सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे, पेट फाड़कर करप्शन निकालने की बातें करते थे, सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, आज इन्होंने हाईजैक कर लिया आप लोगों का वो जलसा, आप लोगों का वो इवेंट जो आप लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल है। ये तब्दीली जो है, ये इख्तिदार की जंग के लिए ये तब्दीली आई है। देखिए जी, तहरीक इंसाफ में जो बैठ कर कह रहे हैं वो भी यहीं पर आकर अपनी हाजिरियों को यकीनी बनाया करते थे, इन्हीं शौदाओं को हाजिरी दिया करते थे। लेकिन आज वहाँ मफादात के लिए जो भानबत्ती का कुनबा एक हुआ है और अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो मैं समझती हूँ कि उनको कुछ ना कुछ कहने के लिए चाहिए। लेकिन असल तो मैं समझती हूँ कि अगर आप देखें तो ये एक जमहूरियत की फतह थी। और आपने शायद मरियम नवाज शरीफ की पूरी तकरीर नहीं सुनी कि उन्होंने ये भी कहा कि जो शौदाओं के लिए खिराज अकीदत
पेश की, इसमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को भी खराज अकीदत पेश किया कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी आवाम के लिए लड़ते हुए उनको शहीद कर दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है, गोलियों से मार दिया जाता है, वो किसको खराज अकीदत पेश कर रहे थे। फिर उन्होंने एक तरफ मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को रोल मॉडल भी करार दिया और कहा कि हमें फख्र है कि वो मुस्लिम उम्मा की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी, तो अगर जिंदगी मौका देती तो शायद थर्ड टाइम भी बनती। तो उन्हें बड़े शानदार उज़मा साहिबा, सियासत में कहते हैं ना कोई चीज हतमी नहीं होती। कल तक जो सख्त हलीफ थे आज हरीफ थे, आज हलीफ बन करके बैठे हैं। कल पीडीएम का जलसा गो के वैसे तो शहीद बीबी की बरसी थी, लेकिन पीडीएम का जलसा भी वो नजर आ रहा था हमें। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, कल के भूले अगर आज मतलब सही रास्ते पर आ गए हैं। जो कल पेट फाड़ना चाहते थे, सड़कों पर घसीटना चाहते थे, आज वो एक हो गए आवाम की भलाई के लिए। जी शाहजिया, ये अब आपके सामने सारी कहानी खुल के पूरे अवाम को समझ भी आ गई है। उनकी इतनी कोई मेमोरी शॉर्ट नहीं जितना ये लोग समझते हैं। पॉलिटिकल के हमेशा अजीब अजीब उनके अनहोली किस्म के एजेंडे होते हैं, और यहाँ पे दोनों मारूसी खानदान जो हैं वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इनको अब अपने जो असासे और जो इन्होंने इतने इतने ममालिक में अरबा रुपए कौम के लूट के इन्होंने अपने जमा किए हुए हैं, वो खतरे में नजर आ रहे हैं। तो इसलिए वो आपस में जुड़ गए हैं, और पहले भी उन्होंने अवाम का ही पैसा लूट के बाहर लेके गए थे, और अब भी अवाम की ही आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अपनी पार्टी वालों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। क्योंकि लड़काना के लोगों के लिए किया तो इन्होंने कुछ भी नहीं है। वो बेचारे अब भी उसी तरह से बगैर तालीम के, बगैर सेहत के वहां पे रहते हैं। इन्होंने कोई उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आज तक कुछ नहीं किया। और आप देख लें कि किस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए। इन्होंने नवाज शरीफ के जमाने में किस तरह से इनकी जो अपनी दो प्राइम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, उनको घर जाना पड़ा। एक दूसरे के खिलाफ ये आपस में इनकी शदीद दुश्मनी थी। कोई इनका नजरिया आपस में नहीं मिलता था, कोई इनका बयानिया आपस में नहीं मिलता था। आज सिर्फ एक बयानिया है कि हमने अपनी असासे बचाने हैं, हमने अपनी जो करप्शन का लूट मार का जो माल था वो हमारे हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए हम दोबारा इमरान खान से जान छुड़ा लें, क्योंकि ये हमें अब छोड़ने वाला नहीं है। और ये जब तक कि हमारी वो करप्शन जो है उसका जो पैसा वापस नहीं आएगा और अवाम के लिए दोबारा ये नहीं इस्तेमाल होना शुरू होगा, इसने हमारी जान नहीं छोड़नी। तो ये आपने देखा है किस तरह से बेनजीर के खिलाफ इन्होंने जो जुबान इस्तेमाल करते थे, जो नुसरत भुट्टो के खिलाफ ये जुबान, नवाज शरीफ जो पैम्फलेट्स इन्होंने नीचे भेजे जहाज से, इन्होंने जो फेंके सारे, वो सारी दुनिया के सामने है कि किस तरह से आपस में एक दूसरे के गले पड़े रहते थे। और इन्होंने अब अजहर केस को ही देख लें, किस तरह से इन्होंने छुट्टी कराई और किस तरह से आपस में ये इनके कितने तफरकात थे पहले। तो ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब लोगों को पता लग गया है कि इन्होंने कोई उनकी बेहतरी के लिए कोई तो काम किया नहीं, सिर्फ इन्होंने अपनी जात के लिए काम किया है। कारी उस्मान साहब, सर सॉरी आपको बहुत लेट करना पड़ा, मैं फिर माजरत कर रही हूँ आपसे। सर ये जो पीडीएम की जो कश्ती है उसके जो कप्तान है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी बड़ी एक अहमियत है इस तहरीक को चलाने के लिए, और आप भी समझते हैं। लेकिन कल ऐसी क्या वजह हुई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इतने बड़े इवेंट में मौजूद नहीं रहे कल लाड़काना में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया साहब, पहले तो मैं अर्ज करूं कि एक तरफ तो मुझसे आप पूछ रहे हैं कि इसमें आप मौलाना क्यों तशरीफ नहीं लाए जी, और पहले आप फरमा रही हैं कि ये शुहदा की यादगार में एक इज्तिमा था और उसको पीडीएम ने हाईजैक कर लिया है। तो मौलाना होते तो फिर तो शायद और ही हाईजैक होता। बहरहाल मैं असल बात पे आता हूँ। गुजारिश ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब तो पहले दे देता हूँ, उसके बाद फिर जो आपने पहले बात हुई है और रहमानी साहिब की बात हुई है उसकी भी थोड़ी दो चार जुमले कहूँगा जी। मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि उनके भी पहले से तयशुदा प्रोग्राम थे कोई जाती नौयत के और अपने इलाके में पहले थे। अच्छा। तो जब मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना को दावत दी तो मौलाना ने फौरन पार्टी की आला सतह का वक्त भेजा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हमारी पार्टी के
जनरल सेक्रेटरी हैं, और कल सेवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी तकरीबन बड़ी जो काबिल कदर जमातें हैं उन सब के बड़े बड़े यानी आला सतह के नुमाइंदे और वफ्द किए हैं। तो इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं और एक गाड़ी के इस वक्त सवारी हैं, और मैं समझता हूँ कि कल का जो इज्तिमा था वो खालिसतन पीपल्स पार्टी के वर्कर्स थे, पीपल्स पार्टी के का ही इज्तिमा था, लेकिन बेईमाना वो कल जमहूरियत की एक फतह थी और उसमें तमाम जमहूरी कुव्वतें वहाँ एक थी, जमा थी, और सब ने बैक जबान पहले जिस तरह होता है अगर मेरा इज्तिमा हो और मैं किसी अपने बड़े के की याद में इज्तिमा करता हूँ तो उस हवाले से चंद ही जुमले, चंद ही बातें इब्तिदाई की जाती, फिर हालात हजरत की बात होती है। तो कल तो माशाअल्लाह तमाम जमातों की क़ियादत ने, नुमाइंदों ने जिस मकसद के लिए वहाँ गए थे, और सबसे पहले आपकी जमात के भी नुमाइंदे थे ना मौलाना कारी साहब? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं और PDM के नायब सदर हैं, वो मौजूद थे। सुबह उहदेदार उनके साथ मौजूद थे। असल में कुछ बयानात ज़बान ज़दे आम में इस वक्त सुनाई दे रहे हैं कि जी इख्तलाफात मौजूद हैं, कुछ इस्तीफों में इबहाम है, कुछ मौलाना साहब को पता नहीं कोई सिंध में कोई तयनाती पर कोई मसाइल है, किसी ऐसे चौका, कुछ इस तरह की बातें गर्दिश कर रही, तो मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। देखें, मैं गुजारिश करूँ कि ये छोटी और सती किस्म की बातें हैं, ना मौलाना फजल रहमान साहब उस लेवल के आदमी और न ही बिलावल भुट्टो साहब उस लेवल के आदमी किस तरह छोटी मोटी तकर्रियों पर उस हद तक बात जाएगी, ये तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की बातें। अच्छा, इसकी भी तस्दीक कर दीजिएगा, तस्दीक या तरदीद जो भी आप करना चाहें, कि कल ऐसे कुछ खबरें आई हैं कि लाड़काना में JUIF ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कुछ इल्जामात लगाए और कुछ ऐसे SHOs को हटाने का मुतालबा भी किया, कुछ ऐसी। कल जी कल तो आपने देखा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का खिताब हुआ है, और कल के यानी कि तो सारे झूठ है जी। अच्छा, भला ऐसा कौन कर सकता है? कल की तारीख और फिर एक जिस नौयत का इज्तिमा था और उसमें कोई दुश्मन भी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह नहीं करते। हम तो अभी एक सफर में चल रहे हैं, और फिर मैं आपको ये बताऊं कि हम तो तारीख बाली जमहूरियत इमारती में साथ चले हैं, और मुझे याद है कि आपको मैं ये बात बतला दूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीदा जो है, जब चाकीवाड़ा वो तशरीफ लाई थी, बहुत पुरानी बात है, और उस वक्त जब उन पे शेलिंग हो रही थी तो कारी शेर अफजल खान साहब और ये मैं खादिम हम साथ खड़े थे। हमने तो तारीख हमारी साथ चल रही है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि नजरियाती इख्तिलाफात और वो होते हैं, वो रहेंगे, वो हम करेंगे, लेकिन एक अजीम मकसद के लिए जब हम एक हैं तो एक रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। शाहिदा साहिबा, कल आसिफ जरदारी साहब ने भी छोटा सा खिताब किया और उसमें उन्होंने वही बातें थी कि इमरान खान साहब ने जो है मुल्क को गैर मुस्तहकम किया, मईशत को गैर मुस्तहकम किया, और उन्होंने भी कहा कि हुकूमत छोड़ दें, उनसे सिर्फ क्रिकेट चल सकती है, वो मुल्क नहीं चला सकते। साथ में उन्होंने एक बड़ी पॉइंट बात की कि मुशर्रफ को जब हमने ऐवान सदर से निकाला तो फिर इमरान खान साहब क्या चीज़ है। सर मोहतरमा, इसका क्या मकसद है? शादिया, कल का जो जलसा था इंतहाई मैं समझती हूँ कि हिस्टोरिकल जलसा था, जिसके अंदर तमाम कायदीन ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब सियासत के एक उस्ताद माने जाते हैं, उन्होंने तदब्बुराना अंदाज से बात की, और ये तारीख की वो हकीकत है। मुफाहमत के बादशाह भी माने जाते हैं शायद। अपनी वर्दी को अपनी खाल कहता था, और जो कि किसी भी तरह इख्तिदार से हटने को तैयार नहीं था। तो ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी बसीरत थी कि उन्होंने उसको ऐवान सदर से बाहर निकाला, और आपने देखा कि फिर उनके ऊपर वो मुकदमात चले, और फिर ये मौजूदा हुकूमत जो कि कल तक मुशर्रफ को बुरा कहती थी, उसने मुशर्रफ को बचाने के लिए वो हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिससे मुशर्रफ को सेव किया जा सके। आज ये क्यों नहीं कहते कि मुशर्रफ आए और आर्टिकल 6 का जो उस पर केस है, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, जो अकबर बुख्ती शहीद के जो केसेस हैं, उनका सामना कर सके। इन्होंने तो उसको सेव साइड देने के लिए वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए, ओछे हथकंडे। और जहाँ तक बात रही तो बिल्कुल उनका अपना एक तजुर्बा है, उनका अपना एक विजन है, और हर सियासी पार्टी का अपना अपना एक नजरिया है, अपना मंशूर है,
शायदा और ये समझ आपने में नहीं देखा कि आती कल हमारी मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती जा रहा है जिसके अंदर शायदा आइंदा के लाहे अमल के लिए गौर फिक्र किया जाएगा। और ये बात कीजिए पीडीएम के अंदर शायदा या एक शायदा पीडीएम के अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं है, तरीका कार में हो सकता है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती, आप लोग मुशर्रफ के हवाले से बात करते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उनको बुला के वापस यहाँ पर उनको सजा देनी चाहिए। तो आज आप लोग भी तो अवाम की खातिर नून लीग के साथ आप लोगों ने मतलब समझौता कर लिया है। यही नून लीग जो नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक साहब की कब्र पे बैठ के कहते थे कि मैं आपके मिशन को आगे करूंगा, यही नून लीग जो आज इमरान खान को सेलेक्टर कह रहे हैं और सेलेक्टेड कह रहे हैं और फौज को सेलेक्टेड कहते हैं, तो बाजवा साहब को भी तो एक्सटेंशन किसने दिए? 330 वोट कहाँ से आए? मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आपने उनके साथ भी तो मुफाहमत की है ना, आज नून लीग के साथ मुफाहमत की आप लोगों ने। कमेंट कर दूं कि हमने बाजवा साहब को वोट नहीं दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं शायदा ये कह रही हूँ कि आपने जिनके साथ समझौता किया है नून लीग के साथ, जो पीडीएम में आपके जमात के साथ, इस तहरीक के साथ आपके साथ शामिल है, उन्होंने किया ना, ये बाजवा साहब को एक्सटेंशन 330 वोट उन्होंने दिए ना। कि जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा चली थी, जो पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया, आइन और पार्लियामेंट को, अवाम के हुकूक को, उन तमाम चीजों के तनाजुर में जो मोहतरमा ने मीसाक़ जमहूरियत का मुआहदा किया, और मैं समझती हूँ कि ये वो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने मुझे थोड़ा वक्त ब्रेक के लिए दे दीजिए, शायदा ब्रेक के लिए वक्त दे दीजिए, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। उज़मा, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, शायदा से मैंने बात की, तो आप लोगों ने इतना मौका ही क्यों दिया कि आज पाकिस्तान पीडीएम जो है वो वजूद में आ गई, तहरीक इतना जोर पकड़ चुकी है कि 31 तारीख को अगर आप लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए तो फिर ये 31 जनवरी को ये लोग लॉन्ग मार्च करेंगे फिर वहां पे इस्लामाबाद। एक तो शाजिया, मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब ये जनरल मुशर्रफ की बातें करते हैं। अब आप मुझे ये बता दें कि जनरल मुशर्रफ 5 साल जब जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और ये हमेशा इन्होंने कहा कि जी ये बेनजीर की मोहतरमा की जो शहादत थी वो ये मुशर्रफ उसके जिम्मेदार हैं, तो ये क्यों नहीं कैफरे किरदार तक उनको पहुंचा सके? फिर ये नून लीग अब इनके साथ जो बैठी हुई है, इनसे पूछें कि जनरल मुशर्रफ को बाहर किसने जाने दिया? उस वक्त जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो चौधरी निसार थे, और ये उनके होते हुए ये सारा हुआ और वो बाहर चले गए। आज ये इमरान खान और मुशर्रफ की बातें मुझे नहीं समझ आता कि क्या आपस में क्या जोड़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि इनके अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इन्होंने किया क्या है पीछे द्वार में। आप मुझे पूछ रही हैं कि पीडीएम ना बनता अगर आप इनकी बात सुन लेते। देखिए, बात सर ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद 22 से 23 साल की स्ट्रगल की, और ऑपोजिशन का काम होता है कि वो जो गवर्नेंस पे नजर रखे, और अगर वो समझते हैं कि नहीं है तो वो उनका हक नहीं है ना। आप लोग की गवर्नेंस अच्छी है। अगर ये लोग उज़मा कारदार साहिबा, आसिफ जरदारी ने कल कहा है कि लोग अब देख रहे हैं हमारी तरफ। इनका नैरेटिव क्या है? इनका नैरेटिव करप्शन अपनी बचाने का है, या तो इनको आवाम की फलाह बहबूद का कोई ख्याल हो तो हमें कोई ये ऐसी हमें कोई वे फॉरवर्ड बताएं या कोई प्लान बताएं। नहीं, वो इसलिए आवाम की उज़मा ऑपोजिशन इसलिए कहती है, गन छोड़ के गए थे जिसको साफ करते करते ऑपोजिशन इसलिए आप इमरान खान साहब को बुरा भला कह रही है मोहतरमा उज़मा साहिबा। अपोजिशन इसलिए इमरान खान साहब को टारगेट कर रही है और ये कह रही है कि हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं है, सिर्फ क्रिकेट तक ही महदूद रहे। आसिफ जरदारी ने कल तो बड़ा खुले लफ्जों में बोला है कि अब तो अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कब आए और लोग खुशहाल हो। तो आप लोगों ने लोगों से खुशहाली छीन ली है पीटीआई हुकूमत ने। शाजिया, मुझे आप ये बताएं कि हम तो अभी आए हैं ना, ये तो 35 साल से बैठे थे। इनको चाहिए था कि ये अवाम को खुशहाल बना देते, तो अभी तक तो 35 साल तो बड़ा टाइम होता है। हर एक को खुशहाल होना चाहिए था, हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, हर एक के पास घर होना चाहिए था, नौकरी होनी चाहिए थी, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए थी। तो ये 35 साल क्या डुगडुगी बजाते रहे थे?
इनको नहीं पता था कि ये अवाम की खुशहाली के लिए इन्होंने भी कुछ काम करना है। इमरान खान के पीछे तो यहाँ धोखे पड़ गए कि 2 साल 2.5 साल हो गए, इसलिए पड़ गए पीछे उस्मा साहबा, इसलिए पीछे पड़ गए कि ना इदारों में इस्लाहात की गई है। इमरान खान से साहब से जब पूछो कि लोग जी अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं तो वो कहते हैं मैं क्या करूं अगर अवाम खुदकुशी कर रहे हैं। अब अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये जवाब देगा तो लाजमी सी बात है इसमें तो फिर एक बुरा इम्पैक्ट तो जाता ही है ना कि अब प्राइम मिनिस्टर माफियाज के आगे बेबस है, इदारों में इस्लाहात नहीं कर पा रहा। ये मुझे पता है कि वो इनकी जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ये सियाको सबाक से हट के बात वो कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि लोग महंगाई से परेशान हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की। वेल्थ क्रिएशन होगी, पैसे जब और आएंगे तो फिर खुशहाली भी उसके साथ आएगी। अब इस वक्त मुश्किल वक्त है, चैलेंजेस हैं, हमने भी अपनी जो है सारे खर्चे कम किए हुए हैं। सारे जो फेडरल हुकूमत, पंजाब हुकूमत, केपी सारों ने अपने खर्चे जो है कई अरब कम किए हैं, क्योंकि इस वक्त हम जो हमारी बेल्ट टाइटनिंग सारों को करनी पड़ रही है। इंशाल्लाह ताला जब खुशहाली आएगी तो सबके पास जब पैसा आएगा तो सब जाहिर है सबकी जिंदगियां जो है वो बेहतर होंगी। ये थोड़ा मुश्किल टाइम है। उन्होंने सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको सियाको सबाक से हट के एक चीज को बयान करना शुरू लोगों ने कर दिया है। ठीक है मौलाना साहब, कारी साहब, मौलाना साहब चूंकि बड़ा एक मतलब उनकी सियासत पे की सियासी बसीरत पे किसी को शक नहीं है, लेकिन इस वक्त जो आप लोगों की जमात में जो फूट पड़ गई है, जो लोग निकाले गए हैं, जो JUI से निकाले गए सीनियर रहनुमा हैं, वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं मौलाना साहब के लिए, तो आप नहीं समझते कि ये आपकी पार्टी को फिर जब आपकी जमात को काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। ये लोग जो निकाले गए हैं वो असल में बात कुछ और है। उनको तैयार करके फिर जब इस चीज पर ले आए कि इसराइल की हिमायत के लिए, आप जानती हैं, हम जानते हैं, दुनिया जानती है ये क्या किस्सा है और आने वाले दिनों में सारा कुछ। अच्छा, आप मौलाना शिरानी के हवाले से कह रहे हैं? मेरी बात सुने जी। हमारे जो जमाती नज़म के तौर पे अगर 2-3-4 साथियों को हम जमात में निकाला है तो उनकी गलतियों पर हमने निकाला है। अब उनका जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इससे जमीयतुल उलमा इस्लाम को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी तारीख है 1970 से लेकर आज तक जमीयतुल उलमा इस्लाम को जब भी जमीयतुल उलमा इस्लाम एक पोजीशन पर आई है और उसकी जब वो बिल्कुल मैदान में खड़ी होकर और एक बड़ी कामयाब पोजीशन पे आई है, तो वहाँ कोशिश की गई है। कभी हजरत हजारवी रहमहुल्लाह को, कभी जो है 2 ग्रुप बनाए हजरत मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद, उसके बाद नजरियाती ग्रुप बना। ये सारा काम जो है ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आज ऐन उस वक्त कि जब हमारी तहरीक जो है वो जोरों पर है और एक ऐसा अमल करा बैठे कि अगर कोई और बात ऐलान होती, शिरानी साहब करते किसी और बात का, हो सकता है। लेकिन एक तरफ कारी साहब, एक तरफ शहबाज शरीफ की तरफ से बात आती है कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर रही है। मेरी इस बात को पूरी सुन ले, फिर मैं आपकी बात जी कि अगर मौलाना शिरानी साहब कोई और बात करते जिसको आवाम में पजीराई होती, मानी जाती, तो तब की बात थी। मैं ये कहता हूँ, अगरचे इस बात को शायद आप किस तरह लें, लेकिन ये मैं एक हकीकत कह रहा हूँ और ये बिल्कुल हकीकत है कि जमीयतुल उलमा इस्लाम और मौलाना फजलुर रहमान साहब की किरामत थी कि शिरानी साहब से खिलवाने वालों ने जब ये कुछ कहा तो इसराइल की बात कर दी। अब ले दे कि जो भी थोड़ी बहुत उनकी तारीफ थी, जमात में कोई उनकी इज्जत थी, तो वो इस जुमले से खत्म हो गई है। लिहाजा जमीयतुल उलमा इस्लाम मजबूत है और नहीं सर, वो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इस मूव को लेके कैसे चलेंगे? क्योंकि आपकी अपनी जितनी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देना चाह रही है, ठीक है, वो ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर रही है ताकि सेनेट में इलेक्टोरल वोट जो है वो मजबूत हो उनके। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब से दुरानी साहब मिलते हैं फंक्शनल लीग के, बात इस तरह की जाती है कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए। अब इतनी सारी बातें, इतनी कंफ्यूजन हो गई है। जी सर, आप देखें इंशाल्लाह 31 यकम को हमारा सरबराही इजलास हो रहा है। अच्छा। हमने जो तारीखें दी हैं उन तारीखों पर अल्लाह के फजलो करम से वो कामयाबी होंगी कि कौम भी देखेगी, तारीख भी देख के उसको नोट करेगी, पूरी दुनिया देखेगी
आपने कल असद अली जरदारी साहब का बयान सुना, उनका खिताब सुना जी, जो क्या दारियां हो रही थी कल उन्होंने कह दिए जो जवाब अभी मैंने अभी आपकी जबानी जो बात मैंने सुनी मैं वही दोहराऊंगा। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब का अगर वो जेल में बेचारे बंद हैं, अगर कोई भी जाता है उनसे मिलने के लिए तो वो तो इनकार करने से रहे, लेकिन ये भी आप देख लेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारी तारीख मजबूत होगी और हमारे अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं होंगे। हम बिल्कुल सीधे प्लाई हुई दीवार बन के खड़े होंगे और इन नाअहलों को हम वापस अपने घरों में वापस भेजेंगे कि ये जहाँ से आए हैं मुल्क को इन्होंने शायदा एक तरफ तो 31 जनवरी को इस वक्त मुल्क जो है वो बिल्कुल सिफर उसमें चला गया है, तमाम इदारे जाम है, कोई महंगाई ने तो गरीब की कमर तोड़ के रख दी है, कोई आम आदमी जो है वो बेचारा एक वक्त वो अपने बच्चों के लिए दाल नहीं ले सकता है, वो प्याज नहीं खरीद सकता है, वो टमाटर नहीं ले सकता है, वो अशियाए खुर्दनोश की चीज की तरफ करीब ही नहीं जा सकता है। तो इन हालात में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। शायद ये जो पीडीएम में जो इख्तलाफात या तकसीम होने की बातें सामने आ रही हैं, अब देखें आप लोग ज़िमनी इलेक्शन के लिए एक तरफ इस्तीफों की बातें हो रही है कि इस्तीफे दे रहे हैं हम, और फलाने ने वजीर ने इस्तीफा दे दिया, उसने इस्तीफा दे दिया, मरीम नवाज साहबा कहती है कि मेरे पास अब तक इतने इस्तीफे जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप लोग ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता करते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्यों फैलाई जा रही है? शायदा से मैं ये कि ज़िमनी इलेक्शन चूंकि एक साल से ज्यादा अरसा हो गया, सीटें खाली हुई हैं। पीपल्स पार्टी ने ये उससे पहले ही एप्लीकेशन दी थी कि हमारी जो ये तमाम सीट्स इनमें 4 सीटें खाली हुई हैं, बल्कि अभी 3 दिन पहले पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी की 1 सीट और खाली हो गई, तकरीबन 5 सीटें हमारी खाली हो गई। तो ये हमारा पहले से मुतालबा था कि इस पे इलेक्शन कराए जाए, जो जमहूरी प्रोसेस उसको किया जाए, और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे कायम है, तमाम पॉलिटिकल जमातें कायम हैं जो अपोजिशन में पीडीएम में शामिल है। ये हुकूमत का ख्वाब है कि वो ये देख रही है कि जो पीडीएम में इख्तिलाफ है ये सिर्फ इनका जो तर्जुमान है वो इसी बातों में लगे। इनका फोकस ये है कि जैसे कल मरियम नवाज ने भी कहा कि मैदान में अगर चेयरमैन साहब नहीं आए, बिलावल भुट्टो साहब, तो हुकूमत ने इमरान खान ने खुशियों से शादियाने बजाने शुरू किए। इसी तरह कल शादियाने बज रहे आप लोग बजानों का टाइम नहीं, बल्कि आप ये सोचें अभी जिस तरह हमारी समझ नहीं आ रहा मुझे हमारी इलेक्शन साहबा फरमा रही थी कि ये किस तरह इकट्ठा हो जाते हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये कौन सी फ्लाइट में शायद 31 दिसंबर तक आप लोग इकट्ठा है पीटीआई के साथ, वो एमकेएम जिसको ये कहते थे कि कातिल हैं और ये दहशतगर्द हैं, और फिर वो काफ लीग जमा है जिसको ये कहते थे कि ये जो सबसे बड़े डाकू हैं। तो वो तो अलग डिबेट है शायद, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि 31 दिसंबर को आप लोगों ने अपने कायदीन को इस्तीफे जमा कराने थे। ये सब अपने अपने मफादात के लिए है। ये भानुमती का कुनबा है जो अपने मफादात के निगरानी के लिए आया। मुल्क की मईशत का जो सत्यानाश है, अपने इनके एटीएम जो है, वो जो इनका माफिया है, शायद बड़े कॉज को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, आप लोग की तो छोटी कुर्बानी नहीं दी जा रही है। माफिया माफ यानी कोई भी काम है उसमें अरबों खरबों की करप्शन है, फिर उनको ये इमरान खान साहब एनआरओ दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बनी गाला में अच्छा मेरी अर्ज भी सुन लें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अलीमा खान को अरबों रुपए जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किया, उसको उनको जो है वो मेरी अर्ज भी सुन लें। एनआरओ सिर्फ अपने कैबिनेट में बैठे हुए बहुत बुरी हुकूमत थी कि मान लिया मोटी फाइल है। ये कौन से ना तजुर्बाकार है? इमरान खान ने तो खुद एडमिट कर लिया कि जी हमारी ये नाअहली है, हमें तजुर्बा नहीं था। तो इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है। क्या शाह महमूद कुरैशी मुख्तलिफ हुकूमतों में नहीं रहे, शेख रशीद मुख्तलिफ हुकूमतों में नहीं रहे, खुसरो बख्तियार मुख्तलिफ हुकूमतों में नहीं रहे, फहमीदा मिर्जा नहीं रही, जुबैदा जला, इनकी जो कैबिनेट है वो तो सबके सब। शायद मेरी बात तो सुन लें, आप डिबेट को किसी और तरफ लेके चली गई हैं। ये शोर मचाते रहे और चोरी करके मुल्क के खजाने को वो नुकसान पहुंचाया है जो पिछले 70 सालों में इस पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। अब मेरे सवाल का जवाब देते हैं आप, ठीक है? आपने ठीक है हुकूमत बहुत बुरी है, बहुत नाकिस कारकर्दगी, सब कुछ मान लिया। आप लोग 31 दिसंबर तक, पहले बात आई कि आप लोग अपने तमाम इस्तीफे पार्टी कायदीन को जमा करा देंगे। सबसे पहले तो पार्टी कायदीन को जमा सुने
पार्टी कायदीन को जमा कराने की बात ही नहीं है। स्पीकर तो इस्तीफे तो स्पीकर के पास जाएंगे। ये मेरा सवाल सुनिए, अपने आवाम के लिए अगर अपनी जानें दे दी हो ना करदा गुनाहों की, अच्छा चले जी उस्मान साहब आप क्या कह रहे हैं? तो ये क्या सीटें हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती है। जब हमारे पाकिस्तान की आवाम को जिन मुश्किलात का सामना है इस वक्त आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं, तो ये अच्छा मैं जरा सीटें हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। अच्छा ठीक है जी, कारी उस्मान साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बदकिस्मती से आज पूरा मीडिया और पूरी हुकूमती मशीनरी वो हमारी इस कामयाब तहरीक से, मीडिया को तो मैं दूसरे अंदाज से बात करूंगा, हुकूमती मशीनरी जो है वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, उन्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही है, नफसियाती मरीज हो गए हैं। दूसरी तरफ से मीडिया है, जो हमारा काम है, ये काम हमारा है कि हमने इस्तीफा जो वक्त दिया उसमें हम जमा करेंगे, ये काम हमारा है। लेकिन कारी साहब अवाम की, अगर आप लोग हमें ये कहेंगे, मैं तो सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 31 दिसंबर को इस्तीफे जमा कराने हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन की तरफ क्यों जा रही है? मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल है। ये कोई मसला नहीं है। हमारे जिस वक्त हम इस्तीफा स्पीकर और सेनेट में जमा करेंगे उस वक्त में अगर एक दिन पहले भी इलेक्शन होगा और उसमें हम चले जाते हैं तो वो जीती हुई सीटें वो भी उस वक्त उसके साथ शामिल होंगी। लेकिन इस बात का भी फैसला पीडीएम की सरबराही इजलास में होगा, कागजात भी जमा भी करेंगे, उसके बाद भी यानी ये तो फैसला होगा कि हमने क्या करना है। ठीक है जी बिल्कुल उस्मा बोले जी। देखें, इनके जो इस्तीफे हैं जिनकी बड़ी लंबी गर्दान इन्होंने अभी पेश की थी आपको, ये इस्तीफे नहीं बल्कि लतीफे ज्यादा हैं। अच्छा। इनकी कोई नियत नहीं है। इनसे जरा ये पूछ लें कि जिन असेंबलियों को ये सिलेक्टेड कहते हैं उन्हीं के पास जब वो सेनेट के लिए इलेक्शंस के लिए जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो उस वक्त सारे जायज हो जाएंगे, उस वक्त सारे जमहूरी हो जाएंगे। फिर वो ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं भाई, इनमें आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं जब आपको पता है कि सारा निज़ाम ही खराब है और आप इसको मानते ही नहीं है, तो फिर इनमें भी आप हिस्सा ना लें। तो ये इनके दोहरे मेयार जो हैं ये सबके सामने खुल के वाजे होके आ जाएंगे। इस्तीफे जो है वो दिए जाते हैं स्पीकर को और मैंने भी यही बात की है। उनकी कोई वक़्त वैल्यू होती है, किसी और को इस्तीफे और वो भी इंडिविजुअली स्पीकर साहब पूछते हैं कि आप इस्तीफे किस पर्पस से दे रहे हैं। फॉरवर्ड ग्रुप भी बन गया था जिसने सीटें नहीं दिए, तो ये 4 महीने के बाद तमाम तनख्वाहों और मराद के साथ आके असेंबली में बैठ गए, उसी पार्लियामेंट को जवाब देते रहे। इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का कहा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो हिंदी के जरिए पैसे दे दें, यानी मुल्क को नुकसान हो। इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला अगर जरदारी साहब कह रहे हैं ना कि अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कब आएंगे, खुशहाली आएगी, तो आप लोगों ने भी कोई वहाँ पे नया पाकिस्तान नहीं बना दिया सिंध में? 40 रुपए तक पहुँचा दिया। ये विजन था, हमें नहीं पता था, हमें तो पता था एक के बाद एक बात करें। लेकिन मेरे पास वक्त भी कम है, हम पार्लियामेंट में गए, शायद उस्मा को बात कंप्लीट कर लेंगे। कट्टे से आगे नहीं निकलेंगे और इन्होंने ये साबित कर दिया कि अंधों को इन्होंने जो पहुँचा दिया ने दे दिया। अच्छा फायदा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज आप उस्मा को बोलने दें। 40 रुपए अंडा बिक रहा है। चले उनको बोलने तो देना, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, उनको भी देने। जो ऑडियंस है उनको कोई समझ नहीं आई। जी बोले उस्मा, बोले। फायदा क्या हो गया? शायदा प्लीज उस्मा बोले जी। जी मैं मौलाना साहब की बात करना चाह रही थी। कल देखे ना मुंह दुबा के तो घर इसलिए बैठ गए क्योंकि इनके अपने पार्टी में बगावत हो गई है। ये शेरानी साहब जो है की बात कर रहे हैं, शुजाउल मुल्क साहब वो बता चुके हैं ना कि शेरानी साहब को इजराइल वाला मामला है, ये सारे इनके फाउंडर मेंबर हैं और ये अब जो है इनकी जो नारवा और इनकी जो गलत पॉलिसियां हैं और ये अपने नजरिए से हट गए हैं मौलाना साहब और इन्होंने टोटली कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। उसकी वजह से इनके फाउंडर मेंबर इनसे अलग हो गए और इसीलिए अब मौलाना साहब शॉर्टली जरा प्लीज अगर आप अपनी बात मुकम्मल करें, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। उन्होंने बगावत का लफ्ज़ कर दिया है। तो
2 मिनट नहीं, मौलाना कारी साहब 1 मिनट दूंगी मैं आपको। चलिए जल्दी कराना जी, ये खत्म जी जी, उस्मा आप जरा उस्मा कारी साहब से, उनको मौका वैसे कम मिला है, कारी साहब से बात। जी कारी साहब, जी कारी साहब। देखिए जी, गुजारिश ये है कि चूंकि उस्मा साहिबा मेरी बहन है, मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा। अगर कोई और होता तो फिर मैं बात करता। मैं इस वक्त सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि मेरी पार्टी से अगर कोई मैंने निकाला है तो इन हुकूमत को क्या तकलीफ, मेरी पार्टी में अगर कोई आता है तो हुकूमत को क्या परेशानी। मुझे ये बताएं कि पीटीआई के 2 दफा जब इलेक्शन हुए, दोनों दफा के उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोनों दफा उनको बरतरफ किए हटाया गया है। उन्होंने तो सैकड़ों लोग अपनी पार्टी से निकाले। मैं इस चीज पे, चूंकि मैंने पहले कहा कि मेरी बहन है, मैं गुफ्तगू इस हवाले से और कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि कल और आज और 3 दिन से जो इस्लामाबाद में मेरे बागियों को, मेरी जमात के बागी, चाहे वो आज के हैं या 10 साल पुराने हैं, उनको जो बुला के प्रोटोकॉल दिए जा रहा है, किस लिए? कोई खतरा है तो दिए जा रहा है ना जी, हमें कोई खतरा नहीं है। मेरे मौलाना फजलुर रहमान जाके अपने घर बैठे, उनको कोई खतरा नहीं है, हम तो मुतमईन हैं। और इंशाअल्लाह ताला में आप लोगों को ना खतरा है, ना हुकूमत को कोई खतरा है, ना ऑपोजिशन जमातों को खतरा है। खतरा है सिर्फ अवाम को खतरा है, क्योंकि उनको ना अवाम के नुमाइंदे हैं, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। और आप देखेंगे ठीक है, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।